रहने वाला है। एक बार मुझे आके बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई। सर जी के चरणों में मेरा प्रणाम, शुक्रिया बेटा, सभी बच्चों को धन्यवाद। और बच्चों आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है। सभी बच्चों को फिर से मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद पलटन। ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के, क्योंकि ये जो समय है ये समय है आपका स्टडी टाइम। और आज का जो सेशन है ये सेशन बहुत अमेजिंग, कहीं ना कहीं हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं कि कितने बच्चे बाजी मारते हैं, सेशन में कितना अच्छा करते हैं, क्योंकि सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है बच्चों। हाँ भाई, आंसर क्या जाएगा फटाफट फटाफट बता दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलने वाला रोग होता है, इस रोग को क्या कहा जाता है? क्या इस रोग को कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, डीजनरेटिव डिसीज कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, या फिर इसको इनमें से कोई नहीं? हाँ भाई, राइट आंसर आपका क्या जाएगा पलटर बताइएगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी करना। ठीक है पलटन, आंसर आपका जाएगा ए। राइट आंसर आपका क्या होगा पलटन? तो राइट आंसर आपका जाएगा ए, क्योंकि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है वो बीमारी आपकी कम्युनिकेबल होती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से आपकी ये डिसीज है, वन पर्सन टू एन अदर पर्सन फैल रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ये डिसीज फैल रही है बच्चों। हैंडशेक वगैरह करने से ये डिसीज आपकी फैल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल? आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन सी डिसीज होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से नहीं फैलती है। कैंसर होता है, मधुमेह होता है, रक्तचाप होता है, या ऑल ऑफ द एबव? यानी कि ये सभी डिसीज ऐसी होती हैं क्या जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। कोई बच्चा बताएगा? हाँ भाई बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन है ये बहुत अमेजिंग चल रहा है, क्योंकि बेटा आज हम उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। राइट आंसर क्या जाएगा पलटन बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो आंसर चल रहे हैं बहुत अच्छे आंसर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कंसेप्ट है ना भाई। डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर जाएगा बच्चों, क्योंकि कैंसर, चाहे आपका डायबिटीज, चाहे आपका हाइपरटेंशन, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। ये सभी क्या है बच्चों? तो ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज आ जाएगी, आपका कैंसर आ जाएगा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज आ जाएंगी, और आपके डायबिटीज आ जाएंगे। ये सभी क्या हैं? तो बच्चों ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं फैलते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज आ डेफिशिएंसी ऑफ? चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की कमी है। हाँ भाई, कभी कभी आप लोगों को चोट लग जाती है बेटा, और चोट के दौरान क्या होता है बच्चों? बहुत सारा रक्त फैलने लगता है, या फिर बहुत सारा रक्त आपका फैल जाता है। तो ये किसकी वजह से ऐसा होता है? विटामिन ए की वजह से, विटामिन बी की वजह से, विटामिन के की वजह से, विटामिन ई की वजह से। यानी कि आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पा रही। तो क्लॉटिंग आपकी किस विटामिन की कमी से नहीं हो पाती है? किस विटामिन की कमी से आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है भाई? सॉरी सर, 3 बजे वाली क्लास नहीं ले पाए हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना भाई। जो बच्चे नहीं ले पाए हैं एक बार रिकॉर्डिंग को उसको देखेंगे, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने आपकी क्लास को देख लिया है पलटन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कोई बच्चा, एनीबडी एल्स, कोई बच्चा बताएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? बहुत बढ़िया, आप सभी के जो आंसर जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर जाएगा विटामिन के, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि विटामिन के कहीं ना कहीं ये क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। विटामिन के आपकी क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। राम राम जी, राम राम बेटा, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? रतौंधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, रतौंधी जिसको कहा जाता है। तो ये जो रतौंधी होती है किसकी कमी के कारण होती है बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन ई?
रतौंधी आपकी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? क्या आप लोग जानते हो कि ये जो रतौंधी है, ये रतौंधी आपकी किस विटामिन की कमी से होती है भाई? सर मैंने सबसे पहले बताया था। बहुत बढ़िया बेटा अर्चना यादव जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि बच्चे आपके वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अगर यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है अगर ये बहुत अच्छी है बेटा, तो आपको एग्जाम्स के दौरान बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप पर यकीन रखना, कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने देना, यही आपको एग्जाम्स में जीत हासिल कराने की बेस्ट ट्रिक होती है। आंसर आपका जाएगा ए। विटामिन ए जो होता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जरूरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन सी आपकी स्कर्वी के लिए होती है बच्चों, स्कर्वी के लिए होती है। और विटामिन ई आपकी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होती है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा पलटन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 5 साम्राज्य वर्गीकरण आपको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था बच्चे? विटेकर ने दिया था, हेकल ने दिया था, लीनियस ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम किसने दिया था भाई? हाँ भैया, हाँ भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? क्या कोई बच्चा बताएगा? एनीबडी एल्स? इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बताएंगे भाई? हाँ भैया, 5 साम्राज्य वर्गीकरण द्वारा दिया गया था। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था बच्चों? तो बच्चों ने राइट आंसर दिया सर, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। कितने सन में दिया था कोई बच्चा बताएगा? 1969 में दिया था। इन्होंने अपने वर्गीकरण में किस किस को रखा था बेटा? तो एक बार नोट कर लेना सभी बच्चे। इन्होंने मुनेरा को रखा था, मुनेरा को रखा था, प्रोटिस्टा को रखा था, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को रखा था, प्लांटी को रखा था, और आपके एनिमेलिया को रखा था, और आपके एनिमेलिया को रखा था। इस तरीके से इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया था, 1969 में दिया था। डेट भी आप लोगों से कई बार पूछी गई है, डेट भी इसको याद रख लेना पलटन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपकी बॉडी की रासायनिक प्रयोगशाला इनमें से किसको कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है, ब्रेन को कहते हैं, अग्नाशय को कहते हैं, यकृत को कहते हैं, लिवर को कहते हैं, जिगर को कहते हैं भाई? हाँ भैया, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीतने वाले ही सूर्य बनकर एक दिन दुनिया में चमकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है बच्चे ने। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है? किसको कहा जाता है बताना बच्चों एक बार। बहुत बढ़िया पलटन, बहुत बढ़िया। आप लोग के जो आंसर जा रहे हैं बहुत अच्छे आंसर जा रहे हैं। कोई बच्चा इसमें ए आंसर दे रहा है, कोई बच्चा इसमें डी आंसर दे रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशंस का पता नहीं। सॉल्यूशंस का जब पता चला तो सवाल क्या था इसका अता पता नहीं। हाँ भैया, राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? राइट आंसर इसका जाएगा लिवर। लिवर क्या होता है तो बच्चों लिवर आपका बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहते हैं इसको, इसको बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है भैया, ये आपकी सबसे बॉडी की लार्जेस्ट ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्रंथि जिसको ग्लैंड कहते हैं। इसका जो वजन की अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 किलो इसका वजन होता है। इसके पास कुछ कफर कोशिकाएं होती हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। करेक्ट आंसर आपका होगा डी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको इसका आंसर करेक्ट पता था? बहुत बढ़िया भैया, राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है तुम्हारा लिवर, और लिवर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, इन सभी चीज़ों को याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। एड्स का नाम तो सुना ही होगा। कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ। एड्स, कॉमन कोल्ड और डेंगू फीवर ये किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगस के द्वारा। यानी कि आपका चाहे एड्स हो गया बेटा, है ना भाई, एड्स हो गया आपका, चाहे कॉमन कोल्ड हो गया, चाहे आपका डेंगू फीवर हो गया, ये सभी आपको किसके द्वारा फैलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? एनीबडी एल्स? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस किसके द्वारा आपका फैलता है बच्चों? एड्स, हाँ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सभी किसके द्वारा फैलता है? पोलियो ये सभी किसके द्वारा फैलता है बच्चे? कोई बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? राइट आंसर जाएगा इसका ए। ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। वायरस के द्वारा ये फैलता है, वायरस के द्वारा ये फैलता है। चलिए भैया, ये है तुम्हारा वायरस जो कि ये सभी डिसऑर्डर कॉज करता है, सभी डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है भाई, चलो। एड्स वायरस स्प्रेड इन द बॉडी थ्रू। एड्स आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है
किसके द्वारा ये प्रवेश करता है, कोई बच्चा बताएगा? सप्रेसर टी सेल्स के द्वारा, कैरियर टी सेल्स के द्वारा, हेल्पर टी सेल्स के द्वारा, किलर टी सेल्स के द्वारा। हाँ भाई, ये जो आपका एड्स है, ये जो आपका एड्स है, ये एड्स आपका HIV वायरस के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है ना, HIV के द्वारा होता है। अब ये HIV के द्वारा होगा तो, लेकिन आपकी बॉडी में किसके थ्रू फैलेगा? सप्रेसर टी सेल्स के द्वारा, कैरियर टी सेल्स, या फिर हेल्पर टी सेल्स, या आपका किलर टी सेल्स, किसके द्वारा ये स्प्रेड होता है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का आंसर सी जा रहा है उस बच्चे का बहुत अच्छा आंसर जा रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्टियस डिसीज? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। ठीक है भाई, सुनिएगा। डेंगू, स्कर्वी, आंतरिक ज्वर, काली खांसी। हाँ भाई, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग का मतलब क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं फैल रहा है। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? कोई बच्चा बताएगा? हाँ भैया बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? हाँ बहुत बढ़िया भाई, हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर, या फिर आपका हुपिंग कफ। तो बेटा इसका जो आंसर जाएगा स्कर्वी होगा। स्कर्वी आपका नॉन इन्फेक्टियस होता है, नॉन इन्फेक्टियस होता है। ये आपको विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है, विटामिन सी की कमी से ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है पलटन, चलिए। स्कर्वी में क्या हो जाता है बच्चों? तो स्कर्वी की कमी से आपके गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। ये जो आपके गम्स है ना, अरे वो वाले गम नहीं, हाँ गम है जुदाई का, वो वाले गम नहीं बेटा। ये जो तुम्हारे मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, कौन से ऊड़े? मसूड़े। ये तुम्हारे मसूड़ों में ब्लीडिंग आने लगती है, मसूड़ों में ब्लीडिंग आने लगती है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से ऐसा हो जाता है। ठीक है पलटन? हाँ भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? होमो सैपियंस शब्द किसने दिया था? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस जो शब्द था, ये होमो सैपियंस शब्द आपका किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था, मिलर ने दिया था, डार्विन ने दिया था, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था? हु गेव द टर्म होमो सैपियंस? यू नो, जानते हो बेटा? बहुत बढ़िया भैया, जानते हो होमो सैपियंस किसके द्वारा दिया गया था? हु गेव द टर्म होमो सैपियंस? हाँ भाई, एक बच्ची ने आतंक फैला दिया, सभी को डरा दिया भाई। क्या बात है बेटा, क्या बात है। हाँ भाई, होमो सैपियंस किसके लिए दिया गया था? तो ह्यूमंस के लिए दिया गया था, मानव के लिए दिया गया था। ह्यूमंस जो होते हैं, मानव का जो बायोलॉजिकल नाम था उसको क्या कहते हैं? तो होमो सैपियंस कहा था। आंसर क्या जाएगा जल्दी बताइएगा सर, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा पलटन? आंसर होगा आपका ए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये थे आपके होमो सैपियंस। ठीक है भाई, चलिए। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में। ऑटोट्रॉप्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। अब जो बच्चे ऐसा कहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, देखिए बेटा, देखिए सुनिए, ये क्वेश्चंस आपको इसलिए इजी लग रहे हैं कि इनमें जो टैग वर्ड है, उस टैग वर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूं, कहीं ना कहीं मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगता है और क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। जब यही क्वेश्चंस आप अपने आप से करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ना हैंग हो जाएगा। इस चीज को आपको यकीन करके मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। तुमको लगेगा अरे ये क्वेश्चंस तो हमारे लिए बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। मैं इन क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझा देता हूं कि आप लोगों के ये ब्रेन में बिल्कुल घुस जाता है, इसलिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं। बताओ इस चीज को मानते हो? कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? राइट आंसर देखो, अब यही क्वेश्चन से ले लो, यही क्वेश्चन से ले लो, सभी बच्चों के अलग अलग ऑप्शन जा रहे हैं। क्या है वैसे इस क्वेश्चन में? इतना पढ़ाने के बावजूद भी आपके अलग अलग आंसर जा रहे हैं, तो देख लो भाई, अपने आप को देख लो कि तुम्हारे क्यों गलत हो रहे हैं। देखो सुनिएगा, स्वपोषी, पहली बात तो स्वपोषी क्या होते हैं? तो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना पीना खुद बनाते हैं।
अब ये जब अपना खाना पीना खुद बनाते हैं तो ये अपना फिर खाना पीना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आप देख लो कितने बच्चे स्टार्च आंसर दे रहे थे, कितने बच्चे ग्लाइकोजन आंसर दे रहे थे। इसलिए मैं बताता हूं बच्चे, आप लोगों को लगता होगा कि सेशन बहुत ईजी चल रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन प्यारे बच्चों जो मॉडिफाइड है ना, जो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये समझ में ईजी आ जाते हैं। बाद बाकी अगर अपने आप से करोगे ना भाई तो सब पता चल जाएगा। ठीक है पलटन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का एक राष्ट्र पक्षी होता है मोर, सुनाई होगा। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम बता दो कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नेलुम्बो न्यूसिफोरा, प्रोसोपिस सिनेरिया, स्ट्रिगोफॉर्मस या फिर धाबो क्रस्टेशियस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जिसको पीकॉक कहते हैं। हाँ भैया, आपका जो राष्ट्रीय पक्षी होता है, इस राष्ट्रीय पक्षी का बायोलॉजिकल नाम क्या होता जानते हो, क्या होता भाई? बहुत बढ़िया भाई। सर इजी क्वेश्चंस कौन कह रहा है? एक बच्चे का कमेंट आ रहा था बेटा। हाँ भाई, इसको पावो क्रिस्टियस कहा जाता है। किसी बच्चे को पता था? नहीं पता था ना? हाँ भाई, इसको पावो क्रिस्टियस कहा जाता है। इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसको पावो क्रिस्टियस कहा जाता है। पिछले कई सेशन में आपसे पूछा भी जा चुका है बायोलॉजिकल नाम के ऊपर। तो ये है तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसको जानते हो, ये है तुम्हारा मोर, और इसको पावो के नाम से जानते हैं, पावो के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है पलटन? हाँ भैया, राइट आंसर आपका होगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन शरीर में भंडारण रूप है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म। ग्लाइकोजन आपका किसका स्टोरेज फॉर्म होता है? आप लोग जानते हैं कि ग्लाइकोजन हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ग्लाइकोजन आपका किसका स्टोरेज फॉर्म होता है? विटामिन का, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या फिर प्रोटीन्स का होता है, या फिर आपका प्रोटीन्स का होता है। किसका होता है बच्चों, बताना एक बार जल्दी से कि ग्लाइकोजन आपके शरीर में स्टोर होता है, ये स्टोर किसके फॉर्म में स्टोर होता है? कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, भोजपुरी में सर मोर का मतलब हमार होता है, हमार भाऊजी। क्या बात है बेटा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? देखो अभी बच्चे आंसर ए दे रहे हैं। एक बात बताओ खुशबू पटेल, आप आंसर ए दे रही हैं, कहाँ पढ़ा है, किसने पढ़ाया बच्चे, हमें बता देना एक बार जल्दी से। तो बच्चों देखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ये। ठीक है भाई, तो ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को याद क्यों नहीं रहती हैं भाई? कितने बार तो मैं बता चुका हूं, है ना भाई। और आप लोग पता है किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग उस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है। एम्स अपने आप में इतना बढ़िया पेपर करवाता बेटा, और आप लोग इतनी हल्की तैयारी करके चल रहे हो। कैसे मान सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बता रहा हूं कि अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, अभी भी समय है। अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी आफ्टर ब्रेकडाउन? हाँ भाई, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है इनमें से। सर आपको बुलाया था कि आज पार्टी है, आप आए नहीं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए पलटन, फाइबर देता है, प्रोटीन देता है, वसा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। अधिकतम ऊर्जा कौन देता है? हाँ भाई, तो अधिकतम ऊर्जा आपका फैट देता है। फैट आपका अधिकतम ऊर्जा देता है पलटन, 9 किलो कैलोरी देता है ये। कितना बेटा? 9 किलो कैलोरी। जबकि आपकी प्रोटीन्स ये आपको कितना देती हैं? तो 4 देती हैं। फैट आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट आपके 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। इसको याद रख लेना, ठीक है पलटन, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ होता है, विटामिन होती है, बायोटिन होती है, केराटिन होती है, या फिर चियामिन होती है? हाँ भाई, मेन स्ट्रक्चरल सब्सटेंस ऑफ हेयर। हेयर के लिए इनमें से कौन सी प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होती है? विटामिन, बायोटिन, या फिर केराटिन, या फिर चायामीन? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। सर चायामीन मैंने प्रोटीन्स नहीं सुनी थी, आपने अलग से बता दी। चलिए भैया,
इनमें से बालों में कौन सी प्रोटीन्स मिलती है? कोई बच्चा बताएगा बालों का मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन्स कौन सा होता है भाई? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार परफॉर्मेंस। अर्चना यादव कह रही हैं सर हमको नहीं पता कौन सी होती है। बेटा केराटिन प्रोटीन्स होती है, ये आपके हेयर में मिलती है और आपके नेल्स में भी मिलती है, नाखून में भी मिलती है, नेल्स में भी मिलती है। तो जिसकी वजह से, और यही केराटिन प्रोटीन्स आपके एग में मिलती है, अंडे में मिलती है, जिसकी वजह से आपके ये जो बाल हैं, ये बाल झाड़ू की तरह ना होकर आपके सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं। कितने बढ़िया से आपके बाल हो जाते हैं। समझ में आया बेटा? ये देखो केराटिन प्रोटीन की वजह से ही ऐसा होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन डी और विटामिन ए दोनों की, विटामिन ई की या फिर विटामिन डी की? हाँ भैया, मछली का जो लिवर ऑयल होता है, इस मछली के लिवर ऑयल में आपको इनमें से कौन सी प्रोटीन्स देखने को मिलती है? हाँ भाई, जानते हो कौन सा लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है बच्चों? तो ये आपका बोथ विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी होता है। समझ में आया बेटा? विटामिन डी और विटामिन ए आपका दोनों होता है ना भाई? लो चलिए भाई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ भाई, स्वागत नहीं करोगे? चलिए भाई स्वागत कर लो। विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। हाँ भाई, स्टमक, गुर्दा, आंत या फिर आपका हृदय। विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया फाउंड इन। विटामिन जो आपका के होता है, ये विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ये बैक्टीरिया कहाँ पर मिलता है जानते हो? स्टमक के अंदर, किडनी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर या फिर हार्ट के अंदर। हाँ भाई, या फिर हार्ट के अंदर। क्या बात है बेटा, क्या बात है। चलिए भैया, कोई बच्चा बताएगा? क्या क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो आंत, इंटेस्टाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंटेस्टाइन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। विटामिन के आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। चलिए पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है भाई? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट आर फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन। एंड आपका एब्जॉर्प्शन। कैटरीना कैफ, इधर ध्यान दे ले बेटा, है ना, इधर ध्यान दे ले बच्चों। चलिए भैया, आपसे कहा जा रहा है कि भैया CO2 भी जरूरी है और आपकी एनर्जी भी जरूरी है। इनमें से किसके लिए जरूरी होता है ये CO2 और एनर्जी? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताएगा बेटा? हाँ भाई, इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों डी, फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी जरूरी होती है, ठीक है भाई। हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और वाटर, ये सभी प्रोडक्ट आपके जरूरी होते हैं। किसके लिए बच्चों? तो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which cells xylem and responsible for storage of food? जाइलम तंतु, पैरेन्काइमा, वाहिनिका, वाहिका, बेसल, ट्रैकिया। हाँ भाई बताइएगा। देखो नरेंद्र मोदी आते ही पूछ रहे हैं। अच्छा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? दिव्या पूछ रही है सर ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो दिव्या मैं बताना चाहूँगा, ट्रांसलोकेशन आपका जो फूड और वाटर का ट्रांसफर कह सकते हैं इसको, है ना भाई। तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि जैसे कि आपका फूड कहाँ पर बनता है? तो लीव्स में बनता है, तो रूट तक आने का जो साधन होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। पलटन, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बता सकते हो आप लोग? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? पैरेन्काइमा। कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है भोजन के संग्रहण के लिए? भोजन को संग्रहण करना है, ठीक है भाई, तो इसके लिए आपकी पैरेन्काइमा जिम्मेदार होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है भाई? Which of the following is produced as a waste product during the process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें से बेस्ट प्रोडक्ट की बात की जा रही है। गुरुजी नमस्ते, नमस्कार बेटा जी, नमस्कार नमस्कार बेटा, है ना भाई।
सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सर आपकी स्माइल इज सो क्यूट। अच्छा, थैंक यू सो मच पलटन, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है पलटन। ऑक्सीजन आपका क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? ये आपका अपशिष्ट होता है। समझ में आया बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपके कौन कौन से प्रोडक्ट जिम्मेदार होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो देखिए सुनिएगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए आपका CO2 जरूरी होता है, लाइट जरूरी होती है ना, और आपको वाटर जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होती है, क्लोरोफिल जरूरी होती है। ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती, ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपका राइट जो ऑक्सीजन ही जाएगा, है ना भाई। साइलेंट बॉय थैंक यू, मेरी स्माइल भी बहुत प्यारी है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से चलानी नालिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चंस पूछा था, है ना भाई। वो क्वेश्चंस यहां से सॉल्व हो सकता है। हाँ भाई, देखो बिशु ने तो पहले ही आंसर दे दिया भाई, बिशु ने तो बहुत ही पहले आंसर दे दिया बच्चे। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश में थोड़ा सा आंसर्स का चेंज करना पड़ेगा, है ना। ए ऑप्शन आपका ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन है, और यही आपका राइट आंसर भी जाएगा, है ना, यही आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है पलटन। चलिए भैया, स्थानांतरण यही आपका राइट आंसर जाएगा बच्चों। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया हो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो भाई? हाँ चलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ? इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है बेटा, है ना। सेप्रोट्रॉफ कौन सा है? पिजन, ह्यूमन बीइंग, एल्गी, या फिर मशरूम, या फिर आपका मशरूम। बच्चे देखो, स्पैमिंग मत करो बच्चा, है ना, स्पैमिंग मत करो, फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कैटरीना, है ना बेटा, स्पैमिंग मत करो, आपको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, है ना भाई। बेटा नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रोजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन आपका उस पिगमेंट में इंक्लूड होता है। क्लोरोफिल आपका जो होता है ना, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन इंक्लूड होता है। ऑक्सीजन आपका फोटोसिंथेसिस में जरूरी नहीं होता, ये आपका रेस्पिरेशन में जरूरी होता है बेटा। कोई बच्चा स्पैमिंग नहीं करेगा क्लास के दौरान प्लीज, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा फिर। तो ये जो आपका कुकुरमुत्ता होता है, यानी कि जो फंजाई होता है बेटा, ये फंजाई आपका सेप्रोफाइट की तरह काम करता है। ठीक है भाई। चलो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम को दर्शाता है बेटा? हाँ भैया, तो इनमें से सही क्रम को दर्शाना है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हिंदी में आ गया है ना, लेकिन इसको देख लेना एक बार यार प्लीज, इसको देख लेना बच्चों एक बार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है लेकिन हिंदी में आ चुका है, इसलिए इसको देख लेना भाई एक बार। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच हार्मोन इज मेनली फाउंड इन एबंडेंस इन फ्रूट्स? आपके जो फल होते हैं, इन फलों में इनमें से कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है? हाँ भैया, हाँ क्या बात है बेटा, क्या बात है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना बच्चों कि विच हार्मोन इज मेनली फाउंड इन एबंडेंस इन फ्रूट्स। हाँ भाई, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा हार्मोन मिलता है बच्चों? तो साइटोकाइनिन मिलता है। साइटोकाइनिन आपका फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी है। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन का, इसका काम होता है पलटन सेल डिवीजन का होता है। और ये फ्रूट्स में क्यों ज्यादा मिलता है? तो कहीं ना कहीं फ्रूट्स में सेल डिवीजन ज्यादा होती है
कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। फ्रूट राइपनिंग होगा क्वेश्चंस में, फ्रूट राइपनिंग नहीं होगा। अगर फ्रूट राइपनिंग होता तो इसका आंसर आपका दूसरा जाता, लेकिन फिलहाल इसका आंसर जाएगा सी। हाँ चलिए, हाँ अगले क्वेश्चंस को देखिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चंस देखिएगा बच्चों एक बार। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा प्रक्रिया करता है भाग प्रकाश संश्लेषण? विच पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स लाइक एट कैक्टस परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैक्टस जैसे प्लांट्स में, हाँ भैया, कैक्टस जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करता है? कौन सा पार्ट करता है बच्चों? कैक्टस नागफनी जो होता है ना, नागफनी, इसमें फोटोसिंथेसिस आपके किस पार्ट में होती है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? आप लोग स्पाइंस आंसर दे रहे हैं, है ना भाई? स्पाइंस में होता है क्या भाई? भाई स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें, इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है कैक्टस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है भाई? आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन डी का, बी का, सी का, ए का? हाँ भाई, आंवला में कौन सी विटामिन मिलती है? स्पाइन प्रोटेक्शन का काम करता है यार, है ना भाई? स्पाइंस आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। स्पाइंस क्या होते हैं? तो कांटे होते हैं। चलिए भैया, आंवला किस विटामिन का प्राचीन स्रोत है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आंवला विटामिन सी का प्राचीन स्रोत होता है। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित होता है? Which of the following bacteria is associated with the formation of roots nodules in leguminous plant? Leguminous plant, हाँ भाई बताइएगा बच्चों। एक बार लास्ट बार विटामिन सी। चलिए भाई, इसके बारे में बताइएगा। Which of the following bacteria is associated with the formation of the root nodules in leguminous plant? साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, या फिर आपका एस्चीरिया, या फिर आपका एस्चीरिया? कोई बच्चा बताएगा भाई? हाँ भैया, कोई बच्चा बताएगा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? राइजोबियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है पलटन, राइजोबियम आपका रूट नोड्यूल्स में मिलता है, दाल वाले पौधों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं? Which of the following nutrients do plant obtain from the soil? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, या आपका ऑक्सीजन, या आपका ऑक्सीजन? ऐसे ही क्वेश्चंस लाओ सर। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस लाएंगे, लेकिन आज बस थोड़ी सी तबीयत यार ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट हो रही है क्लास। जैसा कि आप लोगों को जानते भी हो कि वैसे तो क्लास आपकी प्रॉपर चलती है, चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट चल रही है ये क्लास, है ना? इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन जाएगा। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका ये मिट्टी से नहीं लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आपका मिट्टी से लेते हैं, है ना भाई? नाइट्रोजन आपका सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी आपकी सबसे ज्यादा कहां मिलती है, किस में मिलती है? तो अनाज में मिलती है, सीरियल्स में मिलती है विटामिन बी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कैपिलरी के द्वारा,
ऑस्मोसिस के द्वारा, रूट प्रेशर के द्वारा, ये किसके द्वारा? हाँ भैया, अमेजिंग क्लास है सर, अमेजिंग क्लास है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी सी सर की एनर्जी कम है, क्लास तो अमेजिंग है। तो इसका राइट आंसर बताना, कमेंट करके बताना क्लास के बाद आराम से।